हेलो दोस्तों, कोल इंडिया के Q1 के रिजल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे और फाइनल डिविडेंड के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत डिविडेंड से करते हैं। तो जो फाइनल डिविडेंड है अगस्त 16 इसकी एक्स डिविडेंड डेट है और ये 5 रुपीज का फाइनल डिविडेंड है। दोस्तों एनुअल जनरल मीटिंग अगस्त 21 को होगी और जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको पेमेंट उसके बाद में हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद का मतलब है ये जो एजीएम है उसके 30 डेज के अंदर में पेमेंट हो जाएगा। तो 5 रुपीज का फाइनल डिविडेंड। अब देखिए जो डिविडेंड आ रहा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का आ रहा है और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 3 बार डिविडेंड आए थे, जैसे नवंबर में आए थे, फरवरी में आए थे और अभी जो आ रहा है ये एक्चुअली में लास्ट फाइनेंशियल ईयर का ही फाइनल डिविडेंड है। 15 रुपीज 25 पैसा, 5 रुपीज 25 और 5 रुपीज का डिविडेंड, तो टोटल 25 रुपीज 50 पैसे का पूरे फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड आ रहा है कोल इंडिया। अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे कुछ 530 532 के आसपास में है। तो जो डिविडेंड यील्ड आ रही है अभी के प्राइस में कुछ 4.8% की डिविडेंड यील्ड हमको देखने को मिल रही है। बिजनेस एनालिसिस में जाएं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना, हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। म्यूचुअल फंड एनालिसिस हमने शुरू कर दिया है। लेटेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज भी हमने शेयर करना शुरू कर दिया है। 4600 से ऊपर की कम्युनिटी है जहां पर बिजनेस लर्निंग, एनालिसिस, पर्सनल फाइनेंस और बहुत सारे लर्निंग मटेरियल्स आते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक को चेक कर सकते हैं। अब कोल इंडिया को समझते हैं। 63% से ज्यादा गवर्नमेंट का ओनरशिप है और जो पूरे देश का जो कोल प्रोडक्शन है 79% कोल इंडिया प्रोड्यूस करता है। मतलब एक तरीके से मोनोपोली आप मान सकते हैं। जो प्रूवन कोल रिजर्व्स हैं 48% कोल इंडिया के पास है। अब कोल इंडिया दो तरीके से उनका मेन जो रेवेन्यू होता है वो आ सकता है। पहला फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट की दो कंपनियों के बीच में, कोल इंडिया और जो दूसरी कंपनी जिसको कोयला खरीदना है उसके साथ फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट किया है, लॉन्ग टर्म के लिए एग्रीमेंट किया है, तो वहां से। और दूसरा ई ऑक्शन प्रीमियम से। तो ई ऑक्शन प्रीमियम में रियलाइजेशन थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब उसमें थोड़ा आपको ज्यादा इनकम जो है वो मिल सकती है। लेकिन एफएसए या फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट लॉन्ग टर्म का होता है तो विजिबिलिटी वहां ज्यादा होती है, रेवेन्यू थोड़ा यहां पर कम होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमको ध्यान में रखनी है दोस्तों। अब रिजल्ट कैसे आए हैं, पहला प्रोडक्शन और दूसरा ऑफटेक। प्रोडक्शन अगर जैसे लास्ट ईयर के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो 8% इंक्रीज हुआ है, ऑफटेक 6% इंक्रीज हुआ है। अब कोल इंडिया के केस में दोनों ही नंबर्स को देखना है। अब प्रोडक्शन मतलब क्या कि कितना कोयला आपने एक्सट्रैक्ट किया और जो भी पिटहेड्स है वहां पर कितना कोयला आया है, एक प्रोडक्शन का डेटा हुआ। लेकिन प्रोडक्शन से तो होगा नहीं, उस कोयला को आपको बेचना भी होगा, सप्लाई भी करना होगा। तो ऑफटेक क्या बताएगा, वो वाला नंबर। अब जितना ज्यादा ऑफटेक होगा उसका मतलब क्या है कि कोयले की डिमांड है। आप इसको एक फ्रूट गार्डन की तरह सोचिए, ठीक है, कि सोच लीजिए आपके पास 1000 फ्रूट्स हैं, कोई भी फ्रूट, एप्पल हो या मैंगो हो, तो वो आपने प्रोडक्शन कर दिया। लेकिन आपने सोच लीजिए 800 ही जो फ्रूट्स हैं उसको आप बेच पाए, 200 फ्रूट उतना नहीं बेच पाए, तो बेटर क्या है कि आप कम से कम 950 या 980 अगर आप फ्रूट बेचे तो उतना अच्छा है। तो वो जो नंबर है वही कोल के केस में हमको जो ऑफटेक है वो बताता है। तो ऑफटेक भी आप देखेंगे यहां पर बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर हम देख सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लास्ट ईयर जैसा ही है, ऑलमोस्ट 1% का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5% हमको इंक्रीज होता हुआ नजर में आया है। इस बार का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो 10,943 करोड़ का देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लगभग उतना ही 6% के आसपास हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू जो है 152 के आसपास में है, 13% बुक वैल्यू बढ़ी है, जो कि अच्छी बात है। मार्केट कैप चूंकि शेयर प्राइस से हम नाप सकते हैं, तो शेयर प्राइस में भी अच्छा उछाल हमको देखने को मिला है। ये ओवरऑल जो नंबर्स हैं जहां हमने देखा 1% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ा है और प्रॉफिट्स जो है 4% के आसपास इंक्रीज हुए हैं। अब ये है लेटेस्ट डेटा, ये बिल्कुल जुलाई का डेटा है और यहां आप कोल प्रोडक्शन देख सकते हैं 2.5% इंक्रीज हुआ है। और अगर आप अप्रैल टू जुलाई देखेंगे कोल प्रोडक्शन 6.6% इंक्रीज हुआ है। यहां पर 229 मिलियन टन के आसपास था, इस बार अप्रैल टू जुलाई 244.3 मिलियन टन के आसपास में ये हुआ है। तो एक अच्छा ग्रोथ हमको कोल इंडिया के केस में ये 4 महीनों में देखने को मिला है। फिर आगे आगे जैसे साल जाएगा, अभी बारिश के टाइम में थोड़ा कम प्रोडक्शन होता है जनरली, फिर अक्टूबर नवंबर से फिर से जो है स्पीड अप जो है वो पकड़ता है दोस्तों। अब रिजल्ट एनालिसिस, सेल्स अच्छा हुआ है, ज्यादा हुआ है, लेकिन ई ऑक्शन प्रीमियम थोड़ा सा कम हुआ है। अब इससे क्या हो जाता है
क्योंकि ई ऑक्शन में आपको ज्यादा बड़ा जो है मार्जिन जो है वो मिल सकते हैं, लेकिन इस बार कोल के प्राइसेस जो इंटरनेशनल लेवल में उतने ज्यादा नहीं रहे होंगे, तो ई ऑक्शन प्रीमियम थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन ई ऑक्शन प्रीमियम बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है। ठीक है, अब जो FY25 का जो टारगेट है 838 मिलियन टन का है, अभी उसमें से 244 मिलियन टन हो गया है। अब आने वाले क्वार्टर्स में ये जो स्पीड पकड़े वो एक इंपॉर्टेंट चीज देखने की रहेगी। प्रॉफिट के नंबर एक स्ट्रांग हमको देखने को मिले हैं, और जो मैन पावर कॉस्ट जो है वो हमको थोड़ा डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ हमको जाता हुआ नजर में आए हैं। ये रिजल्ट में हमको की चीजें देखने को मिल रही है। बाकी जो कोल इंडिया की जो दूसरी जो सब्सिडियरीज भी जो कंपनी है, CCL, ECL या फिर MCL और भी बहुत सारी सब्सिडियरीज हैं, उनका भी परफॉर्मेंस स्ट्रांग देखने को मिला है। ऑफटेक इस बार अच्छा देखने को मिल रहा है, और इससे पावर सेक्टर के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि कोयला का मैक्सिमम यूज पावर सेक्टर में होने वाला है। पावर सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, हम आप ज्यादा पावर यूज कर रहे हैं, तो इकोनॉमिकली हम लोग अच्छा कर रहे हैं। तो ये भी एक जो है डेटा हमको थोड़ा पॉइंट आउट करता है दोस्तों। ई ऑक्शन में अगर डिक्लाइन होता है, ये एक रिस्क हो सकता है इस बिजनेस में, और पावर सेक्टर में अगर कोई डीग्रोथ होता है तो ये रिस्क हो सकता है, जो अभी हमको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन कोल इंडिया एज ए बिजनेस में ये चीज को हमेशा इन दोनों चीजों को देखना है, ये की रिस्क रहेंगे। फिर कोयला है, पावर सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, स्ट्रेटेजिक है गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज पर भी हमको हमेशा ध्यान देते रहना है। अभी आप देखेंगे जो कोल इंडिया का मार्केट कैप 3.27 लाख करोड़ है, पी रेशियो 9 के आसपास देखने को मिल रहा है। 10 ईयर का पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो ये 8.6 के आसपास है। ये एक पीरियड था FY18, 19, 20, 21 जहां पर बहुत हमको प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल में डीग्रोथ देखने को मिला था, लेकिन अभी हमको थोड़ा हाई वैल्यूएशन या जो मल्टीपल से देखने को मिल रहा है। EV बाई EBITDA 4.7 के आसपास में है। आप यहां पर देखेंगे पहले 2014-15 उस समय में ज्यादा भी वैल्यूएशन मिलता था, पिछले कुछ समय से थोड़ा लो वैल्यूएशन उनको मिल रहा था। अभी हम देखेंगे फिर से थोड़ा हाई वैल्यूएशन उनको मिलना शुरू हुआ है। तो कोल इंडिया एक स्टेबल बिजनेस, लेकिन थोड़े से रिस्क भी है, जहां पर पावर सेक्टर और किस तरीके से ई ऑक्शन के प्राइजेस हैं उन सब पर भी बिजनेस डिपेंड करता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।